Assalamu alaikum, dear students. This is Hafiz Saad, teacher of Pakistan Studies. Students, today we are going to discuss our next topic of grade number 10. 10th class का ये next topic है. Our topic is labor reforms. उर्दू में से labor इस्लाहात कहा जाता है. कि students, this is second topic of grade number 10. This topic is given on page number 6 in English medium books और उर्दू मीडियम की किताबों में ये सफ़ा नंबर 4 के ऊपर ये टॉपिक दिया हुआ है 10th क्लास में. So before starting our lecture, I would like to request all of you to please subscribe to the YouTube channel. Also like and share the videos so that maximum students can be benefited from these online lectures. ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियोस और ये लेक्चर्स पहुंच सकें और उनको इससे फ़ायदा मिल सके. सो प्रॉपरली अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, our first heading would be background. Okay, now students, in your books इस टॉपिक में बुक के अंदर एज सच कोई प्रॉपर बैकग्राउंड या इसका इंट्रोडक्शन गिवन नहीं है. हमने अपने तौर पर इन आवर ओन वर्डिंग्स वी हैव टू राइट इट इन 2 to 3 sentences. हमने बैकग्राउंड 2 से 3 sentences के अंदर खुद से इसमें ऐड करके लिखना है. सबसे पहले डेट ये आपकी बुक के अंदर गिवन है. लेबर रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय जुल्फकार अली भुट्टो ऑन 10th of February 1972. 10 फरवरी 1972 को जुल्फकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान में लेबर इस्लाहात का निफाज किया था. और ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है. एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, अपनी बुक्स के ऊपर मार्क कर लीजिए. अब ये लेबर रिफॉर्म्स उसने क्यों इंट्रोड्यूस की थी? Basically, we have discussed in our previous lecture कि भुट्टो ने एक न्यू पॉलिसी पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस की थी एंड दैट पॉलिसी वाज नोन एज नेशनलाइजेशन, जिसके लिए उर्दू में वर्ड यूज होता है कौमी तहवील में लेना. मतलब ये कि भुट्टो ने सारी की सारी इंडस्ट्रीज या जितनी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस थी उनको गवर्नमेंट सेक्टर में कन्वर्ट कर दिया था, गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गई हुई थी. अब जब ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी, सारी इंडस्ट्रीज जितनी भी फैक्ट्रीज थी वो गवर्नमेंट के पास थी, तो उन फैक्ट्रीज से जो अर्निंग होनी थी अल्टीमेटली उसका बेनिफिट गवर्नमेंट को मिलना था. एंड गवर्नमेंट को जो बेनिफिट मिलना था वो इन टर्न कॉमन पब्लिक का बेनिफिट कंसिडर होता था. सो उस बेनिफिट को, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करने के लिए, अपनी प्रोडक्शंस को बेटर करने के लिए, पैदावार में इजाफे के लिए भुट्टो ने ये लेबर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस की थी. और इसमें मेन पर्पस या मेन थिंकिंग ये थी कि जो मजदूर हैं, लेबरर्स, उनको मैक्सिमम बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएं, उनको मैक्सिमम फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएं, सो दैट कि उनकी जितनी भी बाकी थिंकिंग्स हैं, बाकी उनकी जितनी भी परेशानियां या टेंशन्स हैं वो कम से कम हो और उनका मैक्सिमम फोकस अपनी प्रोडक्शन के ऊपर हो, अपनी वर्किंग के ऊपर हो. तो इस पर्पस के लिए ये लेबर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस की गई थी. फर्स्ट पॉइंट की हेडिंग हमारी होगी लेबर रिप्रेजेंटेटिव्स. उर्दू में हम कहेंगे मजदूर नुमाइंदे. हम लोग प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ चुके हैं कि भुट्टो ने जब इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज किया था तो उसने 20 इंडस्ट्रीज के मैनेजिंग डायरेक्टर्स को डिसमिस कर दिया था. उसके बाद फिर इंडस्ट्रीज के सिस्टम को और सेटअप को रन करने के लिए इंडस्ट्रीज के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटीज बनाई गई थी. एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी, उर्दू में एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी भी कहा जा सकता है और जैसे बुक में लिखा हुआ है इंतजामी मामलात चलाने वाली कमेटी. अब एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटीज के हवाले से इट वाज मेड कंपल्सरी दैट एटलीस्ट 20% ऑफ द कमेटी वुड बी कंसिस्ट ऑफ लेबर रिप्रेजेंटेटिव्स. जो इंतजामी मामलात को चलाने वाली कमेटी है उसका कम अज कम 20%
مزدور نمائندوں پر مشتمل ہوگا یا ہونا چاہیے. فار دیٹ پرپز لیبر یونینز ور میڈ. مزدوروں کی نمائندہ تنظیمیں بنائی گئیں. ان لیبر یونینز کے اندر پراپر الیکشنز کنڈکٹ کیے جاتے تھے اور وہاں سے جو لیڈرز الیکٹ ہوتے تھے ان کو ایز لیبر ریپرزینٹیٹیوز ایڈمنسٹریٹو کمیٹی کے اندر انکلوڈ کیا جاتا تھا اور ان کے پاس یہ اتھارٹی تھی دیٹ دے کین چیک دا اکاؤنٹس اینڈ اسٹورز ایٹ اینی ٹائم. یعنی وہ کسی بھی وقت اس انڈسٹری کی جہاں پر وہ کام کر رہے ہیں, جس کمیٹی کا وہ پارٹ ہیں, وہاں پر جو حسابات ہیں, کھاتے اور سٹور کے اندر جو چیزیں موجود ہیں ان کی جانچ پڑتال کر سکتے ہیں. سو اس پوائنٹ کا بیسک پرپز یا بیسک اس کی جو وجہ تھی, بنیادی وجہ یہ تھی کہ مزدوروں کو, لیبررز کو ایک سینس آف آنرشپ پرووائڈ کی جائے. ان کے اندر یہ تھنکنگ کریٹ کی جائے کہ وہ یہاں پر صرف ملازم نہیں ہے بلکہ وہ مالکانہ حقوق رکھتے ہیں. جو بھی یہاں پر کام ہو رہا ہے, کتنی پیداوار ہو رہی ہے, اس سے کتنی ارننگ ہو رہی ہے, اس ارننگ میں سے ان کو کتنا مل رہا ہے سیلریز کے طور پر یا الاؤنسز کے طور پر, یہ ساری چیزیں ان کے سامنے ہوں, ان کے کنٹرول میں ہوں, ان کے اندر ایک سینس آف آنرشپ پیدا ہو. اور اس کی وجہ سے, اس سینس آف آنرشپ کی وجہ سے وہ پھر زیادہ دل جمعی کے ساتھ اپنے فل پوٹینشل کے ساتھ ورکنگ کریں گے اور جتنی زیادہ ان کی ورکنگ ہوگی الٹیمیٹلی اتنی پروڈکشن زیادہ ہوگی اور گورنمنٹ کا بینیفٹ یا پروفٹ اتنا زیادہ انکریز کرے گا. نیکسٹ سیکنڈ پوائنٹ کی ہیڈنگ ہوگی اینول بونس. اردو میں سالانہ بونس کہا جائے گا. بھٹو نے یہ لا بنا دیا تھا جنرل 1 month سیلری پر اینم ایز بونس ہر لیبرر کو پرووائڈ کی جائے گی. یعنی تمام مزدوروں کو سال میں 1 ماہ کی تنخواہ بونس کے طور پر دی جائے گی. مطلب یہ کہ سال کے اندر 13 سیلریز ملیں گی. 12 سیلریز جنرل جو کہ پر منتھ سیلری ملتی ہے اور ایٹ دی اینڈ آف ایئر 1 سیلری ایکسٹرا ایز بونس پرووائڈ کی جائے گی. اور پھر اس کے ساتھ اسپیشل بونسز ور آلسو اناؤنسڈ ان کیس آف انکریزڈ پروڈکشن. یعنی پیداوار میں اضافے کی صورت میں خصوصی بونس کا اعلان بھی کیا گیا. اس کا کیا مطلب ہے, اس کا کنسپٹ کیا تھا؟ فار ایگزامپل گورنمنٹ سیکٹر میں آنے سے پہلے کسی انڈسٹری کا لیٹ سے اینول بونس ہے 100 ملین روپیز. گورنمنٹ سیکٹر میں آنے کے بعد فرسٹ ایئر میں اس کا پروفٹ 100 ملین سے انکریز کر کے لیٹ سے ہو جاتا ہے 110 ملین روپیز. اب پروفٹ میں 10% انکریز ہوا ہے تو وہاں پر کام کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ان کی سیلریز کا 10% ایڈیشنل بونس پرووائڈ کیا جائے گا. یہ ایک ایگزامپل ہے اس کنسپٹ کو سمجھنے کے لیے کہ یہ اسپیشل بونس کیا تھا. نہیں 1 month سیلری تو ہر کسی کو ہی ملنی تھی ایز بونس. تو اب اس کی وجہ سے کہیں یہ چیز نہ پیدا ہو جائے کہ 1 month سیلری ایز بونس تو ملنی ہی ملنی ہے, تو کام کریں نہ کریں, کم کریں زیادہ کریں, اس سے کچھ نہیں ہوگا, وہ ملنا ہی ملنا ہے. تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے کہ یہ کنسپٹ, یہ تھنکنگ نہ پروڈیوس ہو جائے کہیں پر, یہ پوائنٹ ایڈ کیا گیا تھا دیٹ دیر وڈ بی اسپیشل بونسز. کہ جتنی زیادہ ایفرٹ ہوگی, جتنی زیادہ ورکنگ کریں گے, پروفٹ اتنا زیادہ انکریز ہوگا, اور جتنی پروڈکشن یا پروفٹ انکریز کرے گا اتنا ہی ایکسٹرا بونس بھی ملے گا. نیکسٹ پوائنٹ نمبر 3 ہے ہمارا ورکنگ آورز. اردو میں ہم اس کو کہیں گے اوقات کار. ان لیبر ریفارمز کے اندر بھٹو نے ورکرز کے, لیبررز کے ورکنگ آورز کو بھی فکس کیا تھا اور اس کے علاوہ 1-2 چیزیں اور بھی اس نے ایڈ کی تھیں. سو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بھٹو کی ان لیبر ریفارمز سے پہلے ہمارے ملک کے اندر جو ایک جنرل روٹین تھی ورکنگ آورز کے حوالے سے, وہ تھا 54 آورز اے ویک. یعنی ایک ہفتے میں کم از کم 54 آورز 54 گھنٹے کام کرنا ہوتا تھا لیبررز نے. تو بھٹو نے ایک تو اس کو کم کر دیا, 54 سے کم کر کے ورکنگ آورز کو اس نے کر دیا 48 آورز اے ویک. ایک ہفتے میں 48 آورز. یعنی اب یہ پہلے تھا 54 آورز اے ویک جو کہ 9 آورز اے ڈے بنتا ہے. ایک ویک میں 7 ڈیز ہوتے ہیں, ایک ویکلی آف ہوتا ہے, باقی 6 ڈیز بنتے ہیں.
तो 6 9s are 54, 9 days a week, उसको कम करके उसने कर दिया था 8 hours a week कि जी 6 days के हिसाब से पहले 9 hours पर डे होता था, एक दिन में 9 घंटे, उसके बाद उसने उसको कम करके कर दिया 8 घंटे एक दिन में काम करना है। ये वर्किंग लिमिट या वर्किंग टाइम जो है वो डिसाइड किया गया। एंड स्पेशल एक पॉइंट ऐड अप किया गया था, ओवर टाइम। ओवर टाइम का कंसेप्ट दिया गया। ओवर टाइम क्या है? सिंपल वर्ड्स के अंदर तो इसका मतलब है कि जो डिसाइडेड टाइम है उससे ज्यादा काम करना। लेकिन रिमेंबर स्टूडेंट्स, ओवर टाइम के कंसेप्ट के अंदर दो चीजें हैं जो कि अंडरस्टूड होती हैं इसके अंदर। एक तो ये, ओवर टाइम इज बाय द विल, यानी अपनी मर्जी से होता है, जबरदस्ती नहीं करवाया जा सकता। अगर एक लेबरर ने एक दिन में 8 घंटे काम कर लिया है तो उसके बाद उसको फोर्स नहीं किया जा सकता कि वो और ज्यादा काम करे, और ज्यादा टाइम दे, क्योंकि उसने अपना टाइम पूरा कर लिया। हाँ, अगर वो अपनी मर्जी से करना चाहता है तो वेल एंड गुड, और जितना वो एक्स्ट्रा टाइम देगा, जितना एक्स्ट्रा काम करेगा, उसका उसको एक्स्ट्रा पे किया जाएगा। ये ओवर टाइम का कंसेप्ट इन लेबर रिफॉर्म्स के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया था। इसमें से भी ये जो वर्किंग आवर्स हैं, जो वर्किंग लिमिट्स हैं, ये एज एमसीक्यू बेटा आपसे पूछे जा सकते हैं कि लेबर रिफॉर्म्स से पहले वर्किंग आवर्स क्या थे पाकिस्तान के अंदर, और लेबर रिफॉर्म्स के बाद वर्किंग आवर्स क्या थे। 54 आवर्स प्रीवियस प्रैक्टिस थी और 48 आवर्स अ वीक फिर लेबर रिफॉर्म्स के बाद 10 फरवरी 1972 से ऑनवर्ड्स इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि अभी तक यही चल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट की हेडिंग होगी ओल्ड एज बेनिफिट्स, बुढ़ापे में सहूलियात। भुट्टो ने इन लेबर रिफॉर्म्स के अंदर ये कंपल्सरी कर दिया था कि हर लेबरर को कुछ बेनिफिट्स लाजमी तौर पर प्रोवाइड किए जाएंगे, और वो बेनिफिट्स क्या होंगे हमारी बुक्स के अंदर भी मेंशन है, सामने आपको अपने स्क्रीन पर भी नजर आ रहे हैं। पेंशन, इंश्योरेंस, ग्रेजुइटी और मेडिकल फैसिलिटी, ये हर किसी को प्रोवाइड की जाएगी। पेंशन जनरल कंसेप्ट है, बड़ा कॉमन है कि कोई भी पर्सन जब एक जॉब छोड़ता है, क्विट कर देता है या रिटायर हो जाता है, रिटायरमेंट उसको मिल जाती है, तो फिर उसको मंथली बेसिस के ऊपर गवर्नमेंट एक अमाउंट पे करती है जिसको पेंशन का नाम दिया जाता है। अब वो पेंशन कितनी होगी, उसके लिए डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कि उस पर्सन ने कितनी ड्यूरेशन तक काम किया है, वो किस स्केल से रिटायर हुआ है, उसकी बेसिक पे कितनी थी, बेसिक स्केल कितना था, ये सारी चीजें काउंट करके एक अमाउंट बनाई जाती है जो मंथली बेसिस के ऊपर मिलती है, जिसको हम पेंशन कहते हैं। तो ये कंपलसरी कर दिया गया था कि हर वर्कर को, हर लेबरर को पेंशन मिलेगी। फिर बीमा या इंश्योरेंस, हर पर्सन की लाइफ और उसकी बॉडी इंश्योर्ड होगी। अगर उसकी डेथ हो जाती है या उसको कोई नुकसान पहुंच जाता है, उसका कोई जिस्म का हिस्सा खराब हो जाता है, वो माजूर हो जाता है, हैंडीकैप हो जाता है, तो इन दैट केस उसको एक हैंडसम अमाउंट पे की जाएगी। और ग्रेजुइटी, ये कंसेप्ट था कि जो वर्कर्स हैं उनकी सैलरीज में से, मंथली सैलरीज में से एक बहुत माइनर सी अमाउंट गवर्नमेंट डिडक्ट करती थी, लेट्स से 2% और 3%, ये अमाउंट डिडक्ट होती थी मंथली बेस के ऊपर, और वो गवर्नमेंट के पास एड अप होती रहती थी। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, या जब वो अपनी जॉब को क्विट करता है, तो जितनी भी उसकी ये अमाउंट गवर्नमेंट के पास कलेक्टेड है, उसमें से एक तो वो अमाउंट जो उसकी सैलरीज में से डिडक्ट हुई है वो, और प्लस उसमें ऐड अप करके गवर्नमेंट अपनी तरफ से उसमें अमाउंट ऐड अप करके उसको प्रोवाइड करती है, जिसको ग्रेजुइटी कहा जाता है। और एक पॉइंट ये भी था कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के अंडर मेडिकल फैसिलिटी हर किसी को प्रोवाइड की जाएगी, और उसमें जो मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी उसके लिए किसी किस्म की भी डिडक्शन वर्कर्स की सैलरीज में से नहीं की जाएगी, बल्कि उसके लिए जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो ऑनर बियर अप करेंगे, और ऑनर ऑन दैट टाइम अल्टीमेटली गवर्नमेंट थी, क्योंकि नेशनलाइजेशन हो चुकी थी, तो मीन्स कि वो मेडिकल फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स
अलाउंसेस, मराआत, यानी कुछ स्पेसिफिक फैसिलिटीज जो हैं वो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई थी जिसको अलाउंस कहा गया. रेजिडेंशियल एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज एज वेल एज मेडिकल चेकअप, रिहाइश और तालीम की सहूलियात और तिबी सहूलियात ये फ्राहम की जाएंगी. अब रेजिडेंस या रिहाइश, जनरल एक पॉइंट इसमें आ गया कि हर लेबरर को रेजिडेंशियल फैसिलिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, बट प्रैक्टिकली दैट वाज नॉट पॉसिबल कि हर मजदूर के लिए गवर्नमेंट एक घर बनाए और फिर उसको वो घर प्रोवाइड करे, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कॉन्टिन्यूसली न्यू लोग अपॉइंट होते रहते हैं, न्यू जॉब्स आती रहती हैं. तो मीन्स कि जब भी कोई पर्सन गवर्नमेंट जॉब में आएगा तो गवर्नमेंट एक घर बनाएगी, फिर उसको वो घर देगी, फिर कॉन्टिन्यूसली उस घर की रेनोवेशन, उसकी देखभाल और ये सारा काम. तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था. इसका सोल्यूशन फिर ये निकाला गया कि गवर्नमेंट ने एक जनरल सर्वे करके कि एक 6-7 मेंबर्स की जो आम फैमिली है वो कितने घर के अंदर इजीली सरवाइव कर सकते हैं और उस घर का जनरल आम मार्केट में कितना रेंट है, तो उस हिसाब से कैलकुलेशंस करके मंथली बेसिस के ऊपर उतनी अमाउंट सैलरीज के अंदर ऐड कर दी गई थी रेजिडेंस अलाउंस के नाम से, कि हम आपको घर तो बना के नहीं दे सकते लेकिन हम आपको रेंट दे देते हैं, आप घर खुद ले लें. तो ये रेजिडेंशियल अलाउंस हर किसी को प्रोवाइड किया गया. इसी तरह से एजुकेशन के हवाले से इट वाज मेड कंपल्सरी दैट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू एट लीस्ट 1 चाइल्ड ऑफ एवरी लेबरर अप टू मैट्रिक. मैट्रिक तक हर मजदूर की फैमिली में से एक बच्चे को हुकूमत मुफ्त तालीम फ्राहम करेगी. अब जनरली अगर हम आजकल के हिसाब से देखें तो मैट्रिक कोई बहुत बड़ा लेवल ऑफ एजुकेशन नहीं है, लेकिन दीज लेबर रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1972, और 1972 को अगर हम कंसिडर करें तो ऑन दैट टाइम मैट्रिक एक बहुत हाई लेवल की एजुकेशन कंसिडर की जाती थी, जिसके बाद डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब ऑफर्स होती थी बड़े हाई लेवल की और हाई स्केल की. तो इस हिसाब से ये एक बड़ा फैसिनेटिंग पॉइंट था. सिमिलरली मेडिकल चेकअप फॉर द लेबरर एंड इट्स फैमिली, मजदूर और उसकी फैमिली के लिए तिब्बी मुआयना, तिब्बी सहूलियात फ्राहम की जाएंगी. अब फैमिली का यहाँ पर मतलब ये नहीं है स्टूडेंट्स, जो कि आम तौर पर हमारे यहाँ ख़ास तौर पर जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर लिया जाता है कि चचा, नाना, फूफा, ताया, दादी, मामा सारे के सारे उसके अंदर इंक्लूड हो. बल्कि फैमिली मीन्स द पर्सन हिमसेल्फ, उसकी वाइफ और उसके बच्चे, ये फैमिली है. और अगर वो मैरिड नहीं है तो फिर उसके पेरेंट्स और उससे छोटे बहन भाई जो उसकी कफालत में हैं. ये स्पेशल अलाउंसेस थे जो कि ऐड अप किए गए थे. नेक्स्ट पॉइंट इज इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन, जिसे हम उर्दू में सनती रवाबित कमीशन कहते हैं. एक स्पेसिफिक कमीशन बनाया गया था, एक डिफरेंट लोगों को कंबाइन अप करके, डिफरेंट लेबर रिप्रेजेंटेटिव्स को, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स को और डिफरेंट लॉयर्स वगैरह को, तो उनको कंबाइन अप करके एक कमीशन बनाया गया जिसका बेसिक पर्पस ये था टू सेटल द डिस्प्यूट्स अमंग लेबरर्स, मजदूरों के दरमियान लड़ाई झगड़ों को निपटाना. अब जनरली पाकिस्तान में अगर हम कंसिडर करें तो रिटायरिंग एज है 60 ईयर्स. आमतौर पर गवर्नमेंट सेक्टर में जो लोग जॉब के लिए जाते हैं वो 25 से 30 ईयर्स ऑफ एज के दरमियान वो गवर्नमेंट जॉब में चले जाते हैं. तो इट मीन्स कि अपनी रिटायरमेंट तक 30 ईयर्स उन्होंने एक जगह के ऊपर एक जैसे लोगों के साथ एक जगह पे टाइम गुजारना होता है, काम करना होता है. उसमें समटाइम्स कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा, कुछ ऊंच नीच या कुछ डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है. तो उन डिस्प्यूट्स की सेटलमेंट के लिए, उन लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करने के लिए ये इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन बनाया गया था ताकि आपस में सुलह सफाई हो, लड़ाई झगड़े ख़त्म करवाए जा सकें. एंड फॉर दैट पर्पस स्पेशल जूनियर कोर्ट्स वर आल्सो एस्टैब्लिश्ड. अगर आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट नहीं होती है देन जूनियर कोर्ट्स वर देयर, कि फिर वहां पर वो अपना केस लेकर जा सकते हैं और उसके लिए उनको लीगल और इकोनॉमिक फैसिलिटीज और एड्स प्रोवाइड की जाती थी. नेक्स्ट पॉइंट is stewardship. Now students, in English medium books
द वर्ड रिटन इज स्टीवर्डशिप, और उर्दू मीडियम की बुक्स के अंदर लिखा हुआ है शार्प स्टीवर्ड। तो अकॉर्डिंग टू बुक ही आपने इसको लेकर चलना है। दिस वॉज बेसिकली अ डेजिग्नेशन, एक ओहदा था जो तख्लीक किया गया था, और इसका पर्पस था सेटलमेंट ऑफ डिफरेंसेस और डिस्प्यूट्स बिटवीन मिल ऑनर्स एंड लेबरर्स। जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन था, दैट वाज स्पेसिफिकली डिजाइंड टू सेटल द डिस्प्यूट्स अमंग लेबरर्स, एंड स्टीवर्डशिप वाज फॉर द सेटलमेंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन मिल ऑनर्स एंड लेबरर्स। मिल मालकान और मजदूर के दरमियान अगर कोई इख्तलाफ होता है, कोई प्रॉब्लम आता है, तो उसको हल करवाने के लिए शार्प स्टीवर्ड का होता था। अब यहां पर मिल मालकान से मुराद है एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी वहां पर उसको इंडस्ट्री को या फैक्ट्री को रन कर रही है, जो उसकी रिस्पॉन्सिबल है। अगर उनकी तरफ से कोई ऐसी पॉलिसी आ जाती है, कोई ऐसा ऑर्डर दे दिया जाता है जिसको लेबरर्स जो हैं वो कंट्राडिक्ट करते हैं, तो उसके लिए शार्प स्टीवर्ड का डेजिग्नेशन बनाया गया था। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज जॉब सिक्योरिटी, मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़। प्राइवेट सेक्टर के अंदर ये एक कॉमन सेइंग है दैट एवरी डे इज योर लास्ट डे, यानी जो आपका ऑनर है वो किसी भी वक्त आपको जॉब से टर्मिनेट कर सकता है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर ये कॉमन प्रैक्टिस है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसा नहीं होता है। और ये स्पेसिफिकली 1972 की लेबर रिफॉर्म्स के अंदर ये पॉइंट ऐड अप किया गया था दैट विदाउट प्रॉपर एंड सॉलिड रीजंस देयर वुड बी नो टर्मिनेशन। ठोस और वाज़े वजूहात के बगैर किसी को भी मुलाजमत से निकाला नहीं जाएगा। और उसमें भी एक चीज ये भी थी कि अगर कोई प्रॉपर सॉलिड रीजन है भी, तो उसके लिए पेशगी नोटिस देना पड़ेगा। प्रायर नोटिस शुड बी गिवन, पहले उसको वार्न किया जाएगा कि ये प्रॉब्लम चल रही है और ये इशू है, इसकी वजह से हम इसको बियर अप नहीं कर सकते, आप इस इशू को एड्रेस करें, यू हैव टू रिजॉल्व इट। अगर वो नहीं करता तो फिर उसके बाद एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट के बाद फिर उसको टर्मिनेट किया जा सकेगा। These were the main points of these labor reforms. Remember students, although ये वाला टॉपिक एज लॉन्ग क्वेश्चन बुक में एक्सरसाइज के अंदर गिवन नहीं है, बट बोर्ड के अंदर, लाहौर बोर्ड के पेपर्स में एक दफा ये एज लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा चुका हुआ है 13-14 सेशन के अंदर। तो यानी इसको एज एडिशनल लॉन्ग क्वेश्चन कंसिडर किया जाता है। मोस्टली इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यू बनते हैं। एनी 4 पॉइंट्स और एनी 3 पॉइंट्स ऑफ लेबर रिफॉर्म्स शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है, बट ये एज एडिशनल लॉन्ग क्वेश्चन भी कंसिडर होता है और इसको आपने एज एडिशनल लॉन्ग क्वेश्चन भी प्रिपेयर करना है। आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपको इससे काफ़ी अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। और लास्ट थिंग, चूंकि हमने ये कहा कि इसको हमने एज लॉन्ग क्वेश्चन कंसिडर करना है, और 9th क्लास में भी हम ये पढ़ चुके हुए हैं और लास्ट लेक्चर में भी ये बात हुई थी दैट एट द एंड ऑफ एवरी लॉन्ग क्वेश्चन वी मस्ट इंक्लूड अ कंक्लूजन। हासिल कलाम ये लाजमी तौर पर लिखना है, इसका 1 मार्क होता है। आप ये अपने जहन में बिठा लीजिए कि 1 नंबर कंक्लूजन या हासिल कलाम का है, और इसमें आपने टॉपिक को जो अपने क्वेश्चन लिखा है उसको अपनी वर्डिंग के अंदर विद इन 2 to 3 लाइन्स यू हैव टू समराइज इट। ये अपनी वर्डिंग के अंदर कंक्लूजन आपने लिखना है। सो दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। Once again, I would like to request all of you to please subscribe the channel and like and share the videos to the maximum, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये पहुँचें और वो इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। Once again, thank you very much.